नमस्कार, मैं हूं माधवी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड में आज उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं आज 13 नवंबर को सुबह 9 बजे तक हुआ 13.4% मतदान। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो गठबंधन के बीच झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं और 30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 17 जनरल सीटें हैं, 20 एसटी और 6 एससी सीटें हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 5,042 शहरी और 24,520 बूथ ग्रामीण इलाकों में हैं। 43 में से 29 सीटों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आज पहले चरण में 683 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 609 पुरुष और 73 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज झारखंड में उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस, बीजेपी और झामुमो में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक हुआ 13.4% मतदान और मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस गठबंधन और जेएमएम के बीच में हो रहा है। आपको बता दें कि इस समय झारखंड उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के बीच। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच हो रहा है। ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड में अब हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। आपको बता दें कि 30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 17 जनरल सीटें, 20 एसटी और 6 सीटें एससी हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह लाइन पर हैं। अजय, कौन कौन सी हॉट सीटें नजर आ रही हैं? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस समय कितनी % मतदान हो चुका है? देखिए माधवी, मैं बताऊं कि अभी से 7 बजे से लेके ही जहां जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां 7 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ जो है अमूमन 8 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग जो है अभी तक जो है अभी 10:08 हुए हैं और लगभग जो है वो वोटों का जो प्रतिशत है, जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में निकल रहे हैं और वो वोटों का जो ही प्रतिशत है लगभग वो 26% का वोट अब तक डाला जा चुका है। लोगों
लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो लोग वोटरों में जो उत्साह तो बना हुआ है माधवी, लेकिन मैं बताऊं कि जो है अभी जो है मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है, चूंकि ये ठंड बढ़ी है, तो ठंड बढ़ने के साथ ही जो है वो जो वोटर जो है वो थोड़े ये टर्न अप कम होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ही सूरज को थोड़ा ये होगा, क्योंकि आज रांची का जो मौसम है वो भी थोड़ा सा वो आज बदली टाइप का की हुई है, इसलिए यहाँ जो है थोड़ी ठंड बढ़ी है। तो अमूमन जो है 11 बजे से 2 बजे 3 तक जो है वो वोटों का जो है वो फ्लो ज्यादा होता है। जी माधवी। जी अजय, इस समय जहां जहां जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव पर हावी हो सकते हैं? देखिए, जो चुनाव के जो मुद्दे हैं वो तो सबसे पहला जो मुद्दा है जो बेरोजगारी का मुद्दा है, स्थानीयता का मुद्दा है, जो 1932 है जो उसका मुद्दा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा वो जो आ रहा है कि जो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, तो उसका जो है कैसे ये किया जाए, उस पर जो है लोगों की आम जो वोटर जो है वो उनका कहना है कि हम लोग इस बार जो वोट कर रहे हैं वो एक स्वच्छ सरकार हो, और जो है वो एक स्थिर सरकार हो। जी। और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो वोटरों में तो काफी उत्साह है जी। वोटर में जो है वो काफी उत्साह है। यहाँ रांची में जो अगर मैं बताऊं कि रांची विधानसभा में तो रांची हुआ, खिजरी हुआ, कांके हुआ और हटिया विधानसभा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र जो है रांची को जो कवर करते हैं, और वो लगभग आज जो 43 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं, जिसमें से है कुछ प्रमुख लोगों की जो है वो भाग्य तय करेगा। जैसे अगर टाटा की बात ले तो टाटा से जो है रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू जो है पूर्णिमा दास वो भाग्य चुनाव आजमा रही है। और ऐसे ऐसे जो है तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जैसे जी माधवी। जी धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको वायनाड से। 10 राज्यों की 31 विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है वायनाड में, और 1 लोकसभा के उपचुनाव के लिए वायनाड सीट पर वोटिंग आज जारी है। केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में खड़ी है प्रियंका गांधी। प्रियंका के सामने लेफ्ट के सत्यन मोकेरी, बीजेपी की नव्या हरिदास वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी बोली हैं कि वायनाड के लोग मुझे जरूर मौका देंगे। वायनाड से बीजेपी कैंडिडेट नव्या का प्रियंका पर वार देखने को मिला और राहुल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये कहा। प्रियंका भी वही करेंगी, ऐसा नव्या का कहना है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था, इसलिए यहां वोटिंग नहीं हुई। 10 राज्यों की इन 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 31 में से 18 सीटें विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने जीती हैं। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, वहीं एनडीए ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक भाजपा के थे और 2 विधायक अन्य दलों के थे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। राहुल के बाद में प्रियंका गांधी
इस पर क्या विचार है आपके, कैसे देखते हैं आप? माधवी, जितना झारखंड विधानसभा का चुनाव इम्पोर्टेंट है और लोगों की रुचि उस तरफ है, उतनी ही रुचि जो है वायनाड में है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद हो रहा है और ये इसलिए भी क्योंकि ये प्रियंका गांधी का डेब्यू चुनाव है। यहाँ से वो पॉलिटिकल जो संसदीय पॉलिटिक्स संसदीय राजनीति है उसमें डेब्यू कर रही हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गांधी परिवार का ये तीसरा सदस्य है जो इस तरीके से संसदीय राजनीति में उतर रहा है। तो इन सारी चीजों को मिला करके वायनाड का जो इलेक्शन है बहुत रुचिकर हो गया है और उनके सामने जो खड़ी हुई है बीजेपी की नव्या हरिदास, वो अपने आप में एकदम लबरेज हैं पूरी उत्साह से और उन्हें लगता है कि इस बार वो प्रियंका वाड्रा को चुनौती दे पाएंगी। लेकिन अभी तक की जितनी सिचुएशन बनी है, जितनी समीकरण बनी है, इक्वेशन बनी है, उसको देख करके नहीं लगता है कि प्रियंका को कोई खास चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि वो राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट है, 2 बार वहां से वो जीत चुके हैं और कांग्रेस का वहां पर एक अच्छा कैडर बन चुका है। तो उसको देखकर यही लगता है कि प्रियंका शायद यहाँ से बाजी मार लें, लेकिन नव्या हरिदास भी पूरी तरीके से उत्साह से लवरेज हैं और वो उन्हें अच्छी चुनौती देने का दम अभी भर रही हैं। और होता भी यह है कि जो प्रतिपक्षी होता है उसके प्रति कोई भी प्रत्याशी जो ये नहीं कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ या हार जाऊंगा, वो हमेशा यही कहता है कि हाँ ठीक है, हम डटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं और हम अपने प्रत्याशी जो प्रतिपक्षी है वो इसको हराएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो वायनाड का इलेक्शन है वो आप ये समझिए कि झारखंड के विधानसभा के चुनावों के इक्वल इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन गया है और पूरे मीडिया की, केवल ये नेशनल मीडिया के नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी वायनाड को लेकर के चर्चा चल रही है और इसको लेकर के बातें हो रही हैं कि वायनाड में क्या होने जा रहा है। वायनाड में गांधी परिवार का एक और सदस्य प्रियंका वाड्रा उसमें शामिल हो रही हैं। तो इसको ये केवल वायनाड का चुनाव नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खी बना हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव। बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। मथुरा की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो चुका है और ब्लास्ट के बाद लगी हुई भीषण आग। मथुरा की रिफाइनरी में अफसर समेत 10 कर्मचारी झुलसे और कई कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने मथुरा में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मथुरा से। मथुरा की रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है और अफसर समेत 10 कर्मचारी झुलस गए हैं। कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सीएम योगी ने मथुरा में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। मथुरा की रिफाइनरी में ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। आग से रिफाइनरी में काम कर रहे एक अफसर और 10 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे सभी 10 कर्मचारियों को मथुरा हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मथुरा से कि रिफाइनरी में भीषण आग लगने से 10 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जहां से 3 की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में हुए शटडाउन दौरान धमाके के हादसे का संज्ञान लिया। हमारे इनपुट हेड शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है इस पर राजीव? जी, मैं जो धमाका हुआ है इसमें 11 लोग झुलसे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर घटना है और इसको लेकर के न केवल शासन बल्कि खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई हैं
और अभी तक तो यही माना जा रहा है कि ये धमाका एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, लेकिन इसके पीछे सैबोटाज की आशंका से भी इसकी घटना की जांच कराई जा रही है क्योंकि आजकल बहुत सारे थ्रेट मिल रहे हैं भारत को विदेशों से। तो ये इस आशंका को भी लोग जांच लेना चाहते हैं, जितनी खुफिया एजेंसियां वो जांच लेना चाहती हैं, कहीं कोई इसमें सैबोटाज एंगल तो नहीं है। और अगर सैबोटाज एंगल नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से जो टेक्निकल खामी है उनको दूर किया जाएगा। और किसी भी रिफाइनरी में इस तरीके की दुर्घटना होना ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है और पूरे घटनाक्रम की, पूरी दुर्घटना की जो है वो जांच मांगी है जिला प्रशासन से, मथुरा रिफाइनरी का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, और इसमें जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से इस दुर्घटना की ऐसी फुल प्रूफ जांच हो जिससे जो घटना के कारण हैं उनका स्पष्ट पता चल सके। जी माधुरी। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर हॉकी खेल परिसर में सभी प्रतिभागी देशों की राष्ट्र धुन बजाई गई। इस चैंपियनशिप में 6 देशों जिसमें भारत, मलेशिया, जापान, कोरिया, चीन और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम खिलाड़ी भाग ले रही हैं। राजगीर खेल परिसर के हॉकी ग्राउंड में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सभी देशों की खिलाड़ी और दर्शक काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। सभी देशों की महिला हॉकी कप्तानों ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीरें भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने गैलरी का भी अवलोकन किया। सभी देशों की भाषाओं में पौराणिक राजगीर एवं विकसित बिहार का गैलरी में उल्लेख किया गया है। राज्य खेल अकादमी, गंगा जल आपूर्ति योजना, राजगीर जू सफारी, नेचर सफारी, कन्वेंशन सेंटर, मलमास मेला, राजगीर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग सहित अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी गैलरी में उल्लेख की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल मैदान का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। साथ ही राजगीर खेल परिसर में बने बास्केटबॉल ग्राउंड का भी मुख्यमंत्री ने मुआयना किया और यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। बिहार खेल विश्वविद्यालय के कार्यालय एवं राज्य खेल अकादमी के प्रशासनिक भवन का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और कुलपति के कक्ष को भी देखा गया। नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया जिनमें कई सारे देशों की महिला ने उन्होंने भाग लिया है और नीतीश कुमार ने जनता का अभिवादन हाथ हिलाते हुए किया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी का गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको प्रयागराज से। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। खुलेआम आसमान के नीचे बीती रात दूसरे दिन भी लोक सेवा आयोग के गेट के सामने डटे हुए हैं छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको 2 दिन परीक्षा कराए जाने का कर रहे हैं विरोध। एबीवीपी भी प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आया नजर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के पीसीएस, प्री और आरओ, एआरओ की परीक्षा 2 दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में सोमवार को शुरू हुआ छात्र आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। देर रात जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त ने आयोग में बैठक की जो बेनतीजा निकली। आंदोलनरत छात्रों ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारी और मंगलवार की सुबह फिर से धरना प्रदर्शन में जुट गए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जो छात्र छात्राएं रात में अपने घर चले गए थे वे मंगलवार सुबह आयोग के गेट पर फिर एकत्र हो गए हैं और आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता आलोक सिंह प्रयागराज से जुड़ गए हैं।
आलोक, यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और छात्रों में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस पर? देखिए, बिल्कुल पूरब को ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों प्रतियोगी छात्र आरओ परीक्षा को लेकर और यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर आंदोलन की राह पे हैं और सड़क पर लगातार ये आंदोलन चल रहा है। लोक सेवा आयोग गेट पर हजारों की संख्या में छात्र डटे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और वो लगातार संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र बिल्कुल नहीं माने और वो आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक आरओ परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं की जाती और यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर भी उनकी मांगे हैं, तब तक वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आज भी और लगातार जो छात्रों का आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। यहाँ पर बाकायदे एक धरना स्थल बनाया गया है जहाँ पर छात्रों को या कोई भी अपना प्रदर्शन करता है, लेकिन छात्रों ने लोक सेवा आयोग का घेराव कर रखा है और हजारों की संख्या में छात्र वहाँ सड़क पर बैठकर यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आज भी उनके आंदोलन का ये हमारे चौथा दिन है। तो देखना है कि ये कोई इसका नतीजा निकलता है या छात्र सड़क पर आंदोलन अपना जारी रखते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आलोक। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।